जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, यानी जो उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके 20 दिसंबर 2024 को बीए फिफ्थ सेमेस्टर का हिंदी का राष्ट्रीय काव्य का एग्जाम होने वाला है। तो ये आपका संपूर्ण हल के साथ मैं पूरा लिखित क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। और जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, 24 दिसंबर को इनका एग्जाम होने वाला है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य का। और जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, इनका 30 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या सर जी केवल एक ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा? नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो पेपर 2 वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैंने हिंदी के राष्ट्रीय काव्य का और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। इसको पूरा देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन पेपर को आराम से देख लीजिएगा और अपनी तैयारी जो है विधिवत तरीके से आप पहले से ही रणनीति बनाकर कर सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊंगा। ठीक है, संपूर्ण हल के साथ पूरा लिखित पेपर में बताने वाला हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखें, उत्तर प्रदेश के आप किसी भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख सकते हैं। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, हिंदी का सेकंड पेपर है। पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य और इसमें आपका 75 नंबर आपका ये क्वेश्चन पेपर रहता है। 3 घंटे का या फिर 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको लिखने के लिए, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से आपको टाइम टेबल दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलें, आपके 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 50 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है या फिर 100 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर कॉलेजों में आपके 85 ही शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपके 3 नंबर दिया रहता है, कभी कभी 2 ही नंबर दिया रहता है। तो ध्यान रखेंगे 50 शब्दों में उत्तर देना है। और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इसको लिखना कैसे है, 50 शब्दों में लिखना कैसे। मान लीजिए ये आपका प्रश्न है, ठीक है, कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा उसके रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपने बता दिया, रचनाकार का नाम बता दिया। मात्र 2 ही शब्द में ये आंसर खत्म हो जाएगा। तो क्या 50 शब्दों में लिखा पाएगा? नहीं लिखा पाएगा। और अगर आपको अट्रैक्ट करना है एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है, तो आपको उत्तर कैसे लिखना है ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। 50 शब्द में कैसे लिखना है फालतू समय ना गंवा करके, उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलें, इसमें पहला प्रश्न है आपका, हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा उसके रचनाकार का नाम बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखें, हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। आपको इसी तरह से लिखना, मात्र 50 शब्दों में इतना ही लिखना है। फालतू समय मत गंवाइएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा और इससे एग्जामिनर भी अट्रैक्टिव होगा आपके कॉपी के तरफ। ठीक है, वो जान जाएगा कि बच्चा काफ़ी पढ़ा लिखा है और अच्छे तरीके से लॉन्ग आंसर को भी लिखा होगा, तो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इसके रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई, यानी हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और इसके लिखने वाले चंद्रबरदाई हैं। यह काव्य 12वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे हिंदी साहित्य का आदि काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, मात्र इतना आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखिए। ज़्यादा इधर उधर का सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जितना पूछा जाए और जितना कहा जाए उतना ही केवल लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूषण की किन्हीं 3 कृतियों के नाम बताइए। ये तो बस 3 ही शब्दों में ख़त्म हो जाएगा। अब इसको 50 शब्दों में कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। भूषण हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने वीर रस से ओतप्रोत कई रचनाएं की। इनमें से कुछ रचनाएं इनकी प्रमुख है। जैसे 3 रचनाएं कहा है लिखने के लिए, तो 3 रचना आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, चलें, यहाँ पे 3 रचनाएं लिख देना। पहला है इनका शिवराज भूषण, दूसरी रचना है छत्रसाल दशक और तीसरी रचना है शिवा बावनी। ठीक है, तो इसको 50 शब्दों में कैसे लिखना है, देखिए। शिवराज भूषण के अंदर आपको कुछ लिख देना है इस तरह से। यह भूषण की सबसे प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, इसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और वीरता का वर्णन किया है शिवराज भूषण में। छत्रसाल दशक, तो इस ग्रंथ में
बुंदेला शासक छत्रसाल के पराक्रम और दानशीलता का वर्णन मिलता है। ठीक है, शिवा बावनी में क्या है, तो इस कृति में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन है। ठीक है, भूषण जो कवि भूषण हैं ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे। इनकी 3 रचनाओं को बोला था लिखने के लिए। 3 रचनाओं को हमने इस तरह से लिखा कि एग्जामिनर भी अट्रैक्टिव हो जाएगा आपके इस जो क्वेश्चन है इसके जवाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध हैं ये किस युग के कवि हैं, उनके प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। मात्र 2 शब्द में ये आंसर आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन 50 शब्द में कैसे लिखना है आपको, चले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखें मात्र इतना आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हरिऔध जो हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं, ये आधुनिक काल के एक प्रमुख कवि थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं की। हरिऔध को आधुनिक हिंदी साहित्य का एक संपूर्ण या फिर महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। ठीक है, हरिऔध कौन थे, आधुनिक काल के एक प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं की हैं। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं ये आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इन्हें माना जाता है। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इस महाकाव्य में उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर के मथुरा गमन तक की घटनाओं को वर्णन किया है उसमें। ठीक है, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको 50 शब्दों में लिख लेना है, बस ज़्यादा नहीं लिखना है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। देखें, साकेत महाकाव्य किसकी कृति है, इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, साकेत जो है किसकी ये महाकाव्य है, किसने लिखा था साकेत को, और जो लिखा गया था साकेत इस पर पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था और किसने लिखा है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसको लिखना कैसे है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मात्र इतना आपको लिख देना है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और ये जो लिखा है हेडिंग में इस तरह से, ठीक है, कॉमा करके, इसे आप काले पेन से लिखिएगा और मोटा लिखिएगा। ठीक है, चलें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इस महाकाव्य में उन्होंने राम कथा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। साकेत की रचना वैदर्भी काव्यात्मक गीति शैली में हुई है। इस महाकाव्य के लिए उन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से बस आपको मात्र 50 शब्दों में लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या इसमें पूछा गया था। देखिए मैंने चौथा बता दिया, 5वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था। देखिए, राम की शक्ति पूजा का प्रतिपाद बताइए। ठीक है, राम की शक्ति पूजा का प्रतिपाद बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको लिखना है, चलिए आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखें राम की प्रतिपाद, ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का प्रतिपाद धर्म, कर्तव्य और आत्मसंघर्ष का महत्व है। इसमें भगवान राम के माध्यम से मानव की आस्था, संकल्प और आत्मशक्ति का चित्रण किया गया है। राम रावण से युद्ध के दौरान शक्ति की पूजा कर आत्मबल प्राप्त करते हैं। यह कविता संघर्ष में आत्मविश्वास और ईश्वर पर अटूट विश्वास को दर्शाती है, साथ ही मानवता के उत्थान और दृष्टि, ठीक है, दुष्ट प्रवृत्ति के विनाश को संदेश देती है। ठीक है, चलें इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें आपको क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। हेम तरंगिनी किसकी काव्य कृति है, इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलें मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, मात्र 50 शब्दों में, ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए हेम तरंगिणी हिंदी के प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 1955 में उन्हें प्रदान किया गया था। हेम तरंगिणी में प्रकृति और मानव जीवन के बीच के गहरे संबंध को बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। ठीक है, चलें अब इसमें अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। देखें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं,
अब इसको 50 शब्दों में कैसे लिखेंगे आप, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रख्यात कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में मेरी 51 कविताएं, अमर आग है, संसद में 3 दशक है, ठीक है, और मृत्यु या हत्या शामिल है। उनकी कविताएं और लेखन गहन संवेदनाओं, राष्ट्रीयता और मानवीय मूल्यों से प्रेरित हैं। उनकी कविता कदम मिलाकर चलना होगा और गीत नया गाता हूँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और सृजनात्मक सोच को दर्शाते हैं। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या पूछा गया था। देखें, ये बहुत ही फेमस है, लगता है ये लगभग हमेशा पूछा जाता है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गान की रचना कब और किसने की, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 50 शब्दों में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देखें, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गान की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। उन्होंने यह गीत 1924 में लिखा था। इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में आधिकारिक झंडा गान के रूप में अपनाया था। यह गीत जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर लिखा गया था। इस गीत में देशभक्ति की भावना को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया गया है, ठीक है। मात्र 50 शब्दों में आपको ऐसे लिख देना, बस 2 ही नंबर मिलेगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपको इसी बेस पर नंबर मिलता है, आप जितना अच्छा अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको लॉन्ग आंसर में भी मिलता है। श्याम नारायण पांडे के 2 प्रमुख महाकाव्यों के नाम बताइए। ये मात्र 2 ही शब्दों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको 50 शब्दों में कैसे लिखना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखें, 50 शब्दों में आपको ऐसे लिख देना है मात्र, ठीक है। देखने का प्रयास करेंगे। श्याम नारायण पांडे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे, जिन्हें वीरगाथा काव्य परंपरा के लिए जाना जाता है। उनके 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, पहला है हल्दी घाटी और दूसरा है जौहर। हल्दी घाटी में क्या है सर जी, तो यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्धों पर आधारित है, ठीक है। और जो जौहर है यह राजस्थान की वीरांगनाओं की शौर्य गाथा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलें, अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है जो लास्ट है आपका, ठीक है। शहीद सप्तवन कविता का उद्देश्य क्या है, ठीक है। शहीद सप्तवन कविता का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। कैसे, एकदम आसान भाषा में लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखें, शहीद सप्तवन कविता का उद्देश्य देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को सम्मानित करना और उनकी वीरता व देशभक्ति की भावना को उजागर करना है। यह कविता यानी जो शहीद सप्तवन जो कविता है, ठीक है, पाठकों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध और समर्पण की प्रेरणा देती है। शहीदों की महानता का वर्णन करते हुए यह देशवासियों से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान करती है, ताकि देश की स्वतंत्रता और गौरव हमेशा अक्षुण्ण रहे, ठीक है। चलें आगे, यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट हो जाएगा और खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ इस खंड में जो है 5 प्रश्न आपके उत्तर देना है। और पूछा कितना गया है, तो पूछा गया होगा इसमें आपके कम से कम 8 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए होंगे और किन्हीं 5 ही प्रश्नों को करना है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मात्र 200 शब्दों में लिखना है, ये मात्र नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। 200 शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है 200 शब्दों में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं ये आपके बुक में दिए गए होंगे, इसे आप आसानी से पढ़ के कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो आपके बुक में नहीं मिलते हैं दोस्तों, तो उसको मैं आपके बहुत ही शानदार तरीके से बता दूंगा। ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे बुक में, ठीक है, ये सारे आंसर मिल जाएंगे। देखें, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, ठीक है। जो चढ़ गए पुंड वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये सारे आपके बुक्स में दिए गए होंगे, इसे आप आराम से लिख सकते हैं संदर्भ सहित व्याख्या करके। या तो आप ऊपर वाला करिए या तो फिर ये नीचे वाला दिया गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं।
तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो तो संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। ठीक है, तो ये सारे आपके बुक्स में दिए गए होंगे। बाकी ये सारी जो आपकी प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलता है। इसको अच्छे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखें 200 शब्दों में कैसे लिखना है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान से आप लोग देखिए। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में ऐसे लिखना है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई द्वारा रचित माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो क्या है, एक रचना है जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान के जीवन, वीरता और संघर्ष का वर्णन करता है। हालांकि इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, आपको आगे इसमें लिखना है, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को चुनौती देने के पीछे कई कारण हैं। पहला, इनमें वर्णित घटनाएं जैसे पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध, ठीक है, ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। दूसरा क्या है, रासों में प्रयुक्त भाषा और शैली में कई अपभ्रंश, ब्रज और खड़ी बोली के तत्व हैं जो 12वीं शताब्दी की अपेक्षा बाद के समय की ओर संकेत करते हैं। तीसरा कारण क्या है, इसका विस्तार छोटे, मध्यम और बड़े संस्करण संभवतः समय समय पर जोड़े गए अंशों का परिणाम है। ठीक है, आपको आगे इसमें लिखना है, इसके बावजूद रासो जो पृथ्वीराज रासो है, भारतीय लोकमानस में वीरता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। कई विद्वान इसे ऐतिहासिक के बजाय साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक मूल्यवान मानते हैं। ठीक है, इसलिए पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ठीक है, चलें, इसमें आपको इसी तरह से लिख देना है 200 शब्दों में। अगला क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया है, देखें। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं बताइए। ठीक है, विशेषताएं बताना है, तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है, चलिए मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ। 200 शब्दों में कैसे लिख देना है, देखें। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के छायावाद और राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताएं देशभक्ति, मानवीय संवेदनाएं और प्रकृति प्रेम से ओतप्रोत हैं। उनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनकी काव्य की विशेषताएं कैसी कैसी हैं। इनकी पहली विशेषता है देशभक्ति और राष्ट्रीयता, दूसरा है प्रकृति चित्रण, इनकी तीसरी विशेषता है मानवीय संवेदनाएं, और इनकी चौथी विशेषता है शैली और भाषा, पांचवी विशेषता है छंद और अलंकार। इसी तरह से हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम आपको भर भर के नंबर मिलेंगे, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें, देखिए इनकी पहली काव्य की विशेषता है, ठीक है, जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनकी काव्य की पहली विशेषता है देशभक्ति और राष्ट्रीयता। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं स्वतंत्रता संग्राम की भावना को मुखर करती हैं। पुष्प की अभिलाषा जैसी रचनाएं राष्ट्र प्रेम और बलिदान की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हैं। इनकी प्रकृति चित्रण, यानी जो ये काव्य लिखे थे, इनमें जो प्रकृति का चित्रण है कैसे किया गया है, तो उनकी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। वे प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं और देश प्रेम को व्यक्त करते हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है, चले, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनकी कविताओं में जो मानवीय संवेदना है, इसकी जो विशेषता है ये कैसी है, तो उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरपूर हैं। वे शोषण, अन्याय और सामाजिक समस्याओं पर अपनी कविताओं के माध्यम से तीव्र प्रहार करते हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की जो अगली काव्य की जो भाषा है वो क्या है, शैली और भाषा। उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और ओजपूर्ण है। उन्होंने खाड़ी बोली हिंदी को अपनाया और उसमें गीतात्मक और लयात्मकता को बनाए रखा। ठीक है, इनकी पांचवी विशेषता है छंद और अलंकार, यानी जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनकी जो काव्य की विशेषताएं हैं उनमें पांचवा क्या है, छंद और अलंकार। उनकी कविताओं में
छंदबद्धता और अलंकारों का सुंदर प्रयोग होता है। यह उनकी रचनाओं को कलात्मक और प्रभावशाली बनाता है। ठीक है, चलें आपको इस तरह से अंत में लिख करके ख़त्म कर देना है। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं पाठकों के मन में प्रेरणा और उत्साह का संचार करती हैं और उन्हें काव्य साहित्य में एक विशेष स्थान प्रदान करती हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। चलें देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इनकी राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालना है, 200 शब्दों में कैसे लिखना है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखें, सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री हैं। ठीक है, जिनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना का प्रबल संचार हुआ है। ठीक है सर जी, तो उनका काव्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और वीरता को चित्रित करता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। ठीक है, देखें, उनकी प्रसिद्ध कविताओं में झांसी की रानी में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान का जीवंत चित्रण किया है। यह कविता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को प्रेरित करने का कार्य कर रही है। ठीक है, उनकी जो पंक्तियां हैं, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, न केवल वीर रस से भरपूर है बल्कि भारतीय नारियों के साहस और आत्मसम्मान का भी बखान करती है। आगे आपको लिखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचनाओं में आम जनमानस की पीड़ा, पराधीनता के सुख और स्वतंत्रता की लालसा को उकेरा है। ठीक है, उनकी लेखनी सरल, ओजपूर्ण और भावात्मक है, जो सीधे हृदय को छूती है। उन्होंने साहित्य को संघर्षशील और प्रेरणादायक स्वर दिया। उनका संपूर्ण साहित्य स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने और एकजुट करने का महत्वपूर्ण माध्यम बना। इस तरह से आपको आगे लिखना, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं भारतीय स्वाभिमान, साहस और बलिदान का प्रतीक हैं, जो आज भी राष्ट्रीय, ठीक है, जो आज भी हमें राष्ट्रभक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। ठीक है, इस तरह से 200 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए आपको 500 शब्दों में इसका आंसर चाहिए, तो 500 शब्दों में आपकी क्लास में पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपका, सोहनलाल द्विवेदी का काव्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। चलिए इस कथन पर प्रकाश डालना है, 200 शब्दों में कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलें देखने का प्रयास करेंगे। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी साहित्य के उन कवियों में से हैं जिनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति के अमर स्रोत हैं। ठीक है, अमर स्रोत हैं, देशभक्ति के अमर स्रोत हैं, और उनकी कविताएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जनमानस को जागृत करने और आत्मबल प्रदान करने का कार्य करती थीं। उनकी रचनाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम, बलिदान और संघर्ष की भावना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। देखिए, उनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है, खड़ा हिमालय बता रहा है। उसमें हिमालय को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए साहस, दृढ़ता और अडिग संकल्प का संदेश दिया गया है। यह कविता केवल प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र की विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखने का आह्वान करती है। ठीक है, देखिए आपको आगे लिखना है, सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताओं में गांधी जी, स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संस्कृति का एक आदर्श चित्रण मिलता है। उनके काव्य में शब्द, भाव और विचार इतनी गहराई से ओतप्रोत हैं कि वह सीधे पाठकों के हृदय को छूते हैं। उनकी काव्य की विशेषताएं, ठीक है, उनकी काव्य की विशेषताएं हैं कि वह केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह कर्म और कर्तव्य का भी संदेश देता है। ठीक है, आगे आपको इस तरह से लिख के ख़त्म करना है कि अतः सोहनलाल द्विवेदी जी का काव्य राष्ट्रीय भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो न केवल अपने समय के लिए प्रासंगिक था बल्कि आज भी प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, चलें इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका देखें,
कदम मिलाकर चलना होगा, कविता का सारांश लिखिए। ठीक है, 200 शब्दों में आपको कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको इस तरह से लिखना है हेडिंग डालकर। ठीक है, कदम मिलाकर चलना होगा, कविता का सारांश। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कविता कदम मिलाकर चलना होगा एक प्रेरणादायक रचना है जो जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुटता और दृढ़ संकल्प का संदेश देती है। आपको आगे लिखना है, कविता में जीवन के विभिन्न पड़ावों पर आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है, जैसे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। ये पंक्तियां जीवन में आने वाली मुश्किलों और विपत्तियों का प्रतीक हैं। ठीक है, आपको आगे लिखना है, लेकिन कवि इन मुश्किलों से घबराने के बजाय एकजुट होकर सामना करने का आह्वान करता है। वह कहता है कि निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि हमें मुश्किल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना हंसते 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 हुए करना चाहिए। ठीक है, चलें, आपको आगे इसमें लिखना है, कविता में आग कहा गया है। ठीक है, कविता में आगे कहा गया है, आग नहीं, सॉरी फॉर दिस। कविता में आगे कहा गया है कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ पर प्रगति चिरंतन कैसा इति अब सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ असफल सफल समान मनोरथ। ये पंक्तियाँ हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने का संदेश देती हैं। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएँ, हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आगे आपको इस तरह से लिखना है, अंत में कवि कहता है कि कदम मिलाकर चलना होगा। यह पंक्ति कविता का मूल संदेश है। यह हमें एकजुट होकर काम करने और एक दूसरे का साथ देने का आह्वान करती है। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। देखिए, ये जो मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, किताबी भाषा में मैं अगर आपको बताता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, आधा समझ में आता, आधा दिमाग से निकल जाता। तो जितना आप आसान भाषा में समझेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलें, ये तो आपका ख़त्म हो गया। अब खंड स में क्या है सर जी, तो अब खंड स में है आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है इनके 500 शब्दों में लिखना होता है और किन्हीं 2 ही प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है। अब ये 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 ही प्रश्न आपको करने होते हैं। जैसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का मूल्यांकन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है ये। जयशंकर प्रसाद के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सौष्ठव ये लिखा है ना, चलें, ये हर साल तो नहीं पूछा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए, ये भी लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है। गीतकार गोपाल दास नीरज का मूल्यांकन कीजिए, ये भी हर साल नहीं पूछता है। तो इसमें से जो 2 क्वेश्चन है 10वां और 12वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अगर कहीं नहीं क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे कर दीजिएगा, सीधे आप क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे तभी आंसर मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त का मूल्यांकन कीजिए, सर इसका 500 शब्दों में उत्तर बता दीजिए, आपको मैं उत्तर इसका बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, ये मत सोचिए कि सर जी नहीं बताएंगे, मैं एक्टिव रहूँगा, तुरंत आपको बताऊँगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले, जल्दी मिलते हैं। अच्छा, आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें। और जितने भी आपके मैंने क्लासेस कराए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे क्लासेस को आप लोग अटेंड जरूर करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।